फाइन स्टूडेंट। एथिक्स, क्लास नंबर 22, थ्योरी का लास्ट क्लास है ये, थ्योरी का ये लास्ट क्लास है। अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हम लोग? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नंबर 2 एटीट्यूड, नंबर 3 एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, नंबर 4 इमोशनल इंटेलिजेंस, नंबर 5 moral thinkers and philosopher, number 6 public or civil service values and ethics in public administration, seventh one probity in governance, probity in governance। probity का मतलब क्या होता है तुम लोग को पता है ना स्टूडेंट? प्रॉपर्टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी इन योर एक्शन। आपके कार्य में क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी होना चाहिए, अपराइटनेस होना चाहिए, समझे? हाँ, इसमें क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके थे स्टूडेंट हम लोगों ने पिछले क्लास में? जोर से बोलो। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस ये हो चुका था। उसके बाद बताओ। हाँ, philosophical basis for governance and probity, third one very good information sharing and transparency in the government, not governance, government, समझ गए? एंड उसके बाद क्या था? हाँ, आरटीआई, बिल्कुल उसी का एक्सटेंशन। ठीक है, ये सब हम कल क्लास में कवर कर चुके हैं, पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं हम। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस का जो नेक्स्ट है। हाँ, इसके बाद स्टूडेंट 7 का लिख रहे हैं, 7 का जो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस है उसका फर्दर पॉइंट्स, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ conduct, code of conduct, citizens charter, citizens charter, work culture, work culture, quality of सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ, बच्चे लोग लिखते रहो कॉपी में, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। तो देखो आज क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, बट छोटे छोटे टॉपिक है ये, समझे? और इसके साथ चैलेंजेस ऑफ करप्शन के साथ एथिक्स का जो थ्योरी है कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए? कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। देखो बच्चे लोग, ये दोनों में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है, दोनों एक तरह ही लगता है देखने में, नहीं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। सिटीजन चार्टर क्या होता है, वर्क कल्चर क्या होता है, एंड सो ऑन। हाँ, कल हम लोगों ने आरटीआई का बात किया ना स्टूडेंट। आरटीआई में मैंने कहा था ना कि आरटीआई जो कॉन्सेप्ट है 2005 में आया था भारत में, उसके लिए एक्ट पास हुआ। राजस्थान में एक मूवमेंट हुआ था, ठीक है, मजदूर संघ का एक मूवमेंट हुआ था, मजदूर संघ संगठन, तो वो प्रोटेस्ट होने के बाद आरटीआई भारत में लागू हुआ है, समझ गए ना? उसको जाके जोड़ लेना है, करेक्ट? कल के लेक्चर में हम बोल चुके हैं, पिछले क्लास के लेक्चर में। अब एक एक समझते हैं इसको। कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है बच्चा लोग? क्या होता है कोड ऑफ एथिक्स? इतना दिन जो पढ़ा तुम लोग, और लगभग हर एक चीज़ में ही हमने बताया है, COE COC लिखाए थे ना,
तो तुमको क्या लग रहा था उस समय जो लिखाए थे? तो क्या होगा इसका मीनिंग? यो हाँ तुम बोलो। सर कोड ऑफ एथिक्स का मतलब होता है सर क्या करना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, मतलब किसी इंस्टीट्यूट में कोड ऑफ एथिक्स है तो वो इंस्टीट्यूट को एक तरह का मतलब बना रहा है एथिक्स। ओके यो बोलो कोई। हाँ के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क करना। हाँ, सबका आंसर ट्रांसपेरेंसी होगा तो ट्रांसपेरेंसी ही डाल दोगे। हालांकि ट्रांसपेरेंसी आएगा मगर मुझे डेफिनेशन दो। बिल्कुल इसका कंटेंट्स तो होगा ही होगा, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, बिना उसका तो कोड ऑफ एथिक्स हो ही नहीं सकता है। बट मुझे डेफिनेशन देने का प्रयास करो। यो वही बोल रहे, नहीं बोलना है वो सब चीज़, बोलो कुछ नहीं। यो सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें मोरल वैल्यू और एथिकल वैल्यू बारे में लिखा है जो हम लोग परफॉर्म कर सके, एक दायरा फिक्स हो, कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक हो, नॉट एग्जैक्टली सब ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स का मतलब एथिकल वैल्यूज, ठीक है ना। कोड है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स दिया जाता है, मतलब एथिकल एंड मोरल वैल्यूज टू बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कि मतलब इस वैल्यू से ना आप आगे बढ़िए, इस वैल्यू से ना आप आगे के काम करिए ताकि जो संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। तो किस वैल्यू से? एथिकल वैल्यूज का मतलब वही ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इस वैल्यूज के साथ आप आगे बढ़िए। ये किसको बोला जा रहा है? जितने भी एम्प्लॉयज़ है किसी भी कंपनी में, ये प्राइवेट चीज़ हो गया। और सिमिलरली यदि मैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन का बात करूं तो सिविल सर्वेंट सब भी हो जाएंगे इसके लिए। तो कोड ऑफ एथिक्स दोनों के लिए हो सकता है, प्राइवेट के लिए भी हो सकता है, पब्लिक के लिए भी हो सकता है। बात समझे? इसका मतलब क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज टू बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉयज स्लैश ऑफिसर्स या पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्वेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल बोल रहा हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी डिफर डिपेंडिंग ऑन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। किस तरह का वो इंस्टीट्यूशन है? यदि मान लो बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो तुम लोग, यदि मान लो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो क्या होगा, उसका गोल क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और यदि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है तो उसका गोल क्या होगा? वेलफेयरिज्म। तो दोनों में आपका एथिकल और मोरल वैल्यूज जो होगा मे भी सिमिलर ही होगा, मतलब दोनों का अप्रोच डिफरेंट होगा। फिर बात समझ गए ना? दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ एथिक्स। तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? फिर ये दोनों मिलता जुलता चीज है मगर दोनों अलग चीज है। दोनों देखने में भी सिमिलर लग रहा है बट दोनों सिमिलर नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कंडक्ट मतलब एक्शन, एक्शन यानी कि क्या क्या चीज आपको करना चाहिए, क्या क्या चीज आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको अच्छा चीज करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी तो अच्छा चीज ही करने के लिए बोलता है ना। प्राइवेट सेक्टर में बोला जाता है कि ठीक है प्रॉफिट पे ध्यान दीजिए, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दीजिए, यदि कस्टमर का कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको जल्दी सुलझा दीजिए। यही ना होता है कोड ऑफ कंडक्ट प्राइवेट के लिए। अब पब्लिक के लिए क्या है? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है स्टूडेंट? कि ठीक ठीक टाइम पर डिलीवरी का सर्विस डिलीवरी करिए, फास्टर डिलीवरी हो, कोई भी ग्रीवांसेस है तो जल्दी सॉल्व करिए, इंटीग्रिटी के साथ काम करिए, महिलाओं का जो इंटरेस्ट है उसको पूरा करिए, वल्नरेबल क्लास का जो इंटरेस्ट है उसको पूरा करिए। होता है कि नहीं होता है? तो दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर एन एम्प्लॉय और ऑफिसर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में अंतर समझ में आया? अंतर है, दोनों में अंतर है। सिटीजन चार्टर पहले ये बोल देते हैं, उसके बाद फिर लिखा देंगे सब साथ में, फैमिलियर हो जाओगे ना। सिटीजन चार्टर, देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है भारत के लिए। अभी तक तो आरटीआई सुन ही रहे थे, आरटीआई तो समझ में आता है, चलो ठीक है आरटीआई। भारत में अब सिटीजन चार्टर तो फेल कर गया, वो कोई रिलेवेंसी नहीं है उतना जितना होना चाहिए। ये भी सिटीजन चार्टर भी भारत में 2005 में ही आया था, ठीक है। और ये पहली बार दुनिया में लाने वाला कौन है? यूके है। यूके ने 1990s में लाया था, वहाँ के जो गवर्नमेंट थे, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, उन्होंने लाया था इस चीज़ को। क्या है इसमें स्टूडेंट? कि कभी भी पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट या पब्लिक एजेंसी कोई भी चीज़ प्रॉमिस कर रही है
कि हम आपको क्या करेंगे, सर्विस डिलीवर करेंगे। तो कितना डिलीवर हुआ, कितने टाइम में हुआ, किस तरह हुआ, कहीं कोई दिक्कत भी हुआ, और उसी चीज़ को चेक करने के लिए, उसी चीज़ को गति देने के लिए सिटीजन चार्टर बनाया गया है, एक तरह से घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र जो घोषणा किया गया, जो प्रॉमिस किया गया, वो कहाँ तक पूरा हुआ। यदि पूरा नहीं हुआ तो फिर पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर भी फिर लगेगा, फिर पनिशमेंट होना चाहिए कायदे से। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी दावा करता है कि हम ये आपको दे रहे हैं, नहीं दिया तो देयर मस्ट बी अ पनिशमेंट प्रोसेस ऑल्सो फॉर वायलेटिंग द सिटीजन चार्टर। बट इंडिया में सिटीजन चार्टर उतना काम नहीं करता। बताओ कितने लोग को पता था सिटीजन चार्टर, बताओ ना क्लास में। नहीं पता था तुम लोग को, सिंपल बात है। आरटीआई तो पता था पहले भी, सिविल सर्विस ज्वाइन करने से भी पहले आरटीआई तुम लोग को पता था। हाँ, इतना पता होगा तुम लोग को, क्योंकि सिटीजन चार्टर का सबसे बड़ा लूपहोल है कि खाली अंग्रेजी में आता है, ये अंग्रेजी में इसका छपता था। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो गया, अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो इंडिया में तो कहोगे तो सिटीजन चार्टर लगभग फेल ही कर गया। लाना बड़ी बात नहीं है, इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात है। ला तो कुछ भी सकते हैं हम लोग, नहीं ला सकते क्या? इतना देश दुनिया में बहुत सारा प्रैक्टिस हो रहा है। भाई इंडिया में कहोगे तो मिजरेबल फेलियर है सिटीजन चार्टर। बात समझ गए ना? सिटीजन चार्टर क्या है कि एक तरह से मोरल प्रेशर क्रिएट करता है, किसके ऊपर? गवर्नमेंट अथॉरिटी है ना, उसके एजेंसी के ऊपर, कि आप जो प्रॉमिस किए हैं आप प्रॉमिस को पूरा करिए। वर्क कल्चर क्या होता है? वर्क कल्चर का मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं, जो आपका कार्य जो कर रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में आप हैं। देखो, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे पॉजिटिविटी है, जहाँ पे आपके जो सीनियर है आपको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज आएगा ना, पॉजिटिव वैल्यूज प्रमोट हो रहा है। ये तुम नेगेटिव माहौल में हो, नेगेटिव वर्क कल्चर है, तो आउटपुट भी बहुत नेगेटिव आएगा। मान लो करप्शन है तो ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो जाएगा। मान लो नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है ना, और तुम अपने सीनियर्स का सम्मान ही नहीं कर रहे हो, तो फिर तो नेगेटिव वर्क कल्चर हो गया। पॉजिटिव वर्क कल्चर कैसा होगा स्टूडेंट? जहाँ पे आप सीनियर से अदब से बात कर रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है रूड नहीं है, बहुत ही पोलाइट बिहेवियर है, दैट्स कॉल्ड वर्क कल्चर। यानी कि ह्यूमन पैटर्न एट द वर्क प्लेस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कैसे कनेक्ट होकर रह रहा है वर्क प्लेस पे, दैट इज कॉल्ड वर्क कल्चर। एंड इट कैन बी योर पॉजिटिव, इट कैन बी योर नेगेटिव। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी क्या होता है? क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी जो सर्विस, जो पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, कल बताए थे ना स्टूडेंट पिछले क्लास में कि पब्लिक गुड्स एंड सर्विस क्या होता है ना? फंक्शनल एंड योर ऑर्गेनाइजेशनल। वही इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, एक ही बात है। फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, सही बात है ना? फंक्शन का मतलब गुड्स देना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपका इंस्टीट्यूशंस। बात समझ गए? जुडिशरी बना दिए, लेजिस्लेटिव बना दिया, एंड सो ऑन, हॉस्पिटल बना दिए। जो तुम पब्लिक सर्विस दे रहे हो, लोग को पहुंचा रहे हो, कितना सही दे पा रहे हो? कितना सही दे रहे हो? क्या तुम जो बोल रहे हो कि 1 साल तक कर दोगे, तो क्या तुम 1 साल में कर रहे हो कि 5 साल लगा रहे हो? नंबर ऑफ अलर्टनेस कितना बार भेजा तुमने? मान लो कि पीडीएस, सरकार सबको पीडीएस देना चाहती है, तो कितना लोग को अलर्ट किया गया अभी तक पीडीएस के लिए? वो भी तो मायने रखेगा। जैसे आपके बैंक में डीबीटी आता है कि नहीं आता, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, देखते हो तुरंत एक मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब सरकार बहुत ही अलर्ट है उस चीज़ को लेके। यदि सरकार अलर्ट है और तुमको अलर्ट कर रही है, इसका मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी बेहतरीन है। और यदि तुमको एक ही चीज़ के लिए 50 बार जाना पड़ रहा है हेडक्वार्टर, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस गुड नहीं है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी कितने हैं? जैसे मान लो कि एक योजना का नंबर ऑफ बेनिफिशियरी केवल 100 है और एक सर्विस का तुम्हारा बेनिफिशियरी बहुत ज़्यादा है, तो सेकंड वाला बेटर है नहीं? तो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज भी कितना समय लगा रहे हो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, सर्विस को एग्जीक्यूट करने में, दैट इज द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। और जितना क्वालिटी सर्विस बेटर होगा उतना ही सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ेगा। जितना डिले होगा उतना ही सिस्टम में गड़बड़ी आएगा। फिर समझ गया ना? यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, पब्लिक फंड यानी पब्लिक फंड का मतलब पब्लिक का पैसा। जैसे हम देखते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा जो फंड है, क्या नाम है उसका? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, करेक्ट। फिर उसका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया भी है। वही पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा करते हैं वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है, और सरकार यूज़ करती है ना, कन्या समृद्धि योजना, सब पैसा सरकार लेती है ना, दूसरी जगह इन्वेस्ट करती है, फिर सरकार उसको हाई रिटर्न देती है, सब पब्लिक अकाउंट में जमा होता है। पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा करते हैं वो पब्लिक अकाउंट में जाता है पैसा सब।
तो कैसे यूज़ करें, मैनेज कैसे करें। अब बताओ, आंख बंद करके फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा ले रहे तो अच्छी बात है क्या? आपको FRBM के हिसाब से लेना पड़ेगा। प्रूडेंस तरीका होना चाहिए, प्लानिंग तरीका होना चाहिए। और जैसे देखो ना, बजट खुद तुम्हारा जो बजट पास होता है, हम जो कहते हैं बजट है ना, जो हर साल ही पास होता है, तो वो एज पर आर्टिकल 110, एज पर आर्टिकल 112, तो आर्टिकल के हिसाब से पास हो रहा है, संविधान के दायरे में पास हो रहा है। और हम लोग पहले से ही विषय देखते हैं कि अभी तक जो लूपहोल्स था, हालांकि प्रेजेंट जो सरकार है सरकार ने उस लूपहोल्स को ख़त्म कर दिया काफ़ी हद तक। क्या प्रॉब्लम था? कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम किया तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक फंड का यूटिलाइजेशन बहुत ढंग से हो रहा है। अब मान लो कि कन्या समृद्धि योजना का पैसा यदि FCI प्रोक्योर करती है, लेती है, और दूसरी जगह खर्च करती, तो वो भी तो ठीक नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने कहा ना कि हम जो पोस्ट ऑफिस का जो पैसा है, पब्लिक अकाउंट का पैसा, वो पैसा एटलीस्ट हम नहीं लेंगे FCI को करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। सरकार ने प्रॉमिस किया है, तो 1-1.5 साल पहले। जान रहे हो ना, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। जो केंद्र में हो रहा है वही राज्य में भी हो रहा है। राज्य में भी होता है अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी इमरजेंसी के टाइम में, इमरजेंसी का टाइम में तो उस समय प्रेसिडेंट का अप्रूवल से हो जाएगा, गवर्नर का अप्रूवल से हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? डिजास्टर के लिए होता है कि नहीं होता है? तो प्रॉपर यूज करना फंड को। एंड लास्ट वन, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। करप्शन कितना बड़ा चीज है, नहीं? अभी तक तो तुम लोग को लग रहा होगा, या ज़्यादातर लोग के मन में धारणा है करप्शन का मतलब पैसा। पैसा नहीं है, पावर का मिसयूज करना। जिस एज पर द वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन समझो करप्शन का। वर्ल्ड बैंक कहती है कि करप्शन मल्टीपल एस्पेक्ट्स। वर्ल्ड बैंक क्या है? मल्टीपल एस्पेक्ट है कि नहीं है, बताओ ना? मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट। जैसे मान लो कि तुमको जो ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, उसका यूज तुम पर्सनल गेन के लिए कर रहे हो, तो हो गया करप्शन। पावर, डिस्क्रिशनरी पावर, वही तुम्हारा जो डिस्क्रिशनरी पावर है, ऑथोरिटी प्लस डिस्क्रिशनरी पावर प्लस सेक्रेसी माइनस अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू योर करप्शन। यदि तुम अपना अफेयर्स में सेक्रेसी मेंटेन करके रख रहे हो, सेक्रेसी मतलब क्या? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पावर को मेंटेन किए हो विदाउट वैलिड रीजन, डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर रहे हो, मोनोपोली कर रहे हो, तुम अपने पद पे लेके मोनोपोली कर रहे हो, करप्शन है। तुमको इतना दिन बोला है कि इतना दिन के अंदर खत्म करना है कोई भी टॉपिक को या कोई भी वर्क को, और तुम इतना दिन नहीं, इतना दिन ले रहे हो, करप्शन है वो। क्योंकि कायदे से इतना दिन में खत्म हो जाना चाहिए। तो करप्शन खाली पैसा से लेना देना नहीं है, करप्शन मल्टीपल एस्पेक्ट्स है। यदि तुमको बोला गया, कोई कार्य दिया गया, कार्य नहीं करोगे तो वो भी करप्शन है। बात समझ गए ना? यदि तुम किसी को फेवर करते हो तो वो भी करप्शन है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पद के वजह से तुमने क्या किया, दूसरे को फेवर कर दिया, करप्शन है वो। हाँ, पब्लिक सर्विस में मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, पब्लिक सर्विस में। होप तो समझ में आ गया होगा। यही विषय हम लोग लेने वाले हैं, इसी को हम लोग चार्ट में देखेंगे। चलो, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स। Ethical principles to be followed by employees or officers to attain ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करने के लिए जो भी एथिकल
प्रिंसिपल्स को, एथिकल वैल्यूज़ को जो फॉलो किया जाता है उसी को हम बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स में क्या होगा, तुम्हारा एक लिस्ट ही होगा, लिस्ट ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज। उसमें कहा जाएगा कि इंटीग्रिटी फॉलो करो, ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करो, डिवोशन टू ड्यूटी, compassion towards vulnerable groups and so on। कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने से अनडाउटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, इम्प्रूव होगा काफ़ी हद तक। समझे, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। हाँ, कोड ऑफ एथिक्स देखो, helps in achieving organizational goal in an effective and efficient manner। effective and efficient manner, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना उसको आप बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में उसको अचीव कर सकते हो। हाँ, कोड ऑफ एथिक्स से आपका जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। समझे ना, पॉजिटिव रहेगा। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, यहीं पे मैं बनाता हूँ, बिल्कुल थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ देना ताकि तुम लोग भी रिसर्च कर सको आने वाले टाइम में और वहाँ पे पॉइंट सब लिख सको। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब क्या होता है, एक्शंस। एक्शंस क्या करना है, हाँ, डूज एंड डोंट्स, ये सब करना है, ये सब नहीं करना है। समझे, डूज एंड डोंट्स। यानी कि एक लिस्ट रहेगा, यहाँ पर रहेगा कि यस आप ये फॉलो करिए और ये बिल्कुल फॉलो मत करिए। समझ गए ना, हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे इसमें यही चीज़ बोला जाएगा कि देखिए इंटीग्रिटी के साथ काम करना है आपको ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है, आपको डिवोशन टू ड्यूटी की तरह काम करना है, और यहाँ पे होगा कि बिल्कुल करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है आपको, है ना, आपको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। समझे ना, तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है स्टूडेंट, क्लैरिटी मिलता है, क्लैरिटी ऑफ वर्क, क्लैरिटी ऑफ वर्क प्रोमोटेड। काम क्या करना है आपको, समझे, ये चीज़ मिलेगा। हाँ, अनडाउटली एथिकल जो कंसर्न्स है, एथिकल कंसर्न्स और डायलेमा ये बहुत कम हो जाता है इसके वजह से, क्योंकि पहले से निर्देश है। और ये जो डूज और डोंट्स है इसके लिए एक डॉक्यूमेंट, वही बिल्कुल इट इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट में लिखा गया है और सबको दिया जाता है। सिविल सर्वेंट भी बनोगे ना, तुम्हारे पास भी होगा, ये आएगा, कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, तुमको फॉलो करना है। जैसे देखो, जब इलेक्शन सर पे रहता है, जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस समय कोड ऑफ कंडक्ट के साथ आती है ना इलेक्शन कमीशन, हाँ वही मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, उसी को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, हाँ इतना है कि वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। यदि लीगली इन्फोर्सेबल हो तो फिर इलेक्शन का मुद्दा फिर केस वहाँ चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा, इसलिए लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है वो चीज़। बात समझ गए ना, इसलिए हाई वोल्टेज का समय आ जाता है इलेक्शन के टाइम में, फिर वो बात खत्म हो जाता है। हम कई बार जानते हो उसका भी फिर नेगेटिव यूज़ करता है पॉलिटिक्स में। जैसे कुछ दिन पहले राहुल गांधी का क्या हुआ था,
मोदी सरनेम के ऊपर कमेंट जो कर दिए थे वो, उसको लेके जानते हो बहुत विवाद हुआ था। हाँ, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, एक दायरा है किसी का भी, किसी का नाम को लेके ना कभी भी, प्लस नाम प्लस कास्ट है यहाँ पे। चलो नाम तो ठीक है, नाम बोल दिए, मगर कास्ट को लेके यदि तुम नेगेटिव रिमार्क दोगे तो इसका असर बहुत बड़ा पड़ता है, और भी अपोजिशन का लीडर होके, तो ठीक नहीं है ये चीज़। ये देखो डॉक्यूमेंट, समझ गए ना, डूज एंड डोंट्स। हाँ, तो इसको आप जोड़ सकते हैं इलेक्शन कमीशन से जो बोल रहे थे। एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, समझे, मिनिमाइज हो जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट, क्लियरिटी ऑफ वर्क रहेगा, थॉट रहेगा, अच्छे से काम कर पाओगे। और जब ये इस तरह काम कर पाओगे, इम्प्लीमेंट होगा, तो सच में जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो भी इंस्टीट्यूशनल गोल है, वो प्रमोटेड होगा। अनडाउटली कोड ऑफ कंडक्ट के साथ आप काम करते हो तो आपका जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करेगा वो, समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्टिविटी मतलब साइंटिफिक लाइन में काम करेगा, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं, आपको फोकस्ड होके जो चाहिए वही, उसी पे आप कार्य कर रहे हो ऑब्जेक्टिविटी के साथ। समझ गए ना स्टूडेंट, डिफरेंस समझ में आया ना तुम लोग को? सेम मत बोल देना, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। हाँ, सिमिलर है मैं मानता हूँ, बट सेम नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोला कि ये करिए ये मत करिए, एक लिस्ट ही आएगा, डॉक्यूमेंट ही आएगा। इसमें एक प्रिंसिपल है कि इस प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़िए आप। इसमें क्या कि ये सब चीज़ नहीं करना, ये सब चीज़ करना है। बात समझ गए ना? कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। चलो इसको अच्छे से लिख लो। अब बताओ क्या है सिटीजन चार्टर? हाँ हाँ, सेम ही चाहिए, वही तुम्हें बोल रहा हूँ, एक ही बात है वो। देखो सिटीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिटीजन चार्टर। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पहले यूके में आया था, यूके में 90s में आया था, समझे। यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने लागू किया था। तो ये है क्या, इसमें क्या है कि promises to be fulfilled, promises to be fulfilled by the public authority and its agency, ताकि जो इंटरेस्ट ऑफ पीपल है या फिर जो नीड्स है पीपल का, वो फुलफिल हो सके, वो प्रमोटेड हो सके, वो प्रमोट हो सके, समझे ना। एक तरह से घोषणा पत्र, प्रोमिसेस टू बी फुलफिल्ड बाय द अथॉरिटी एंड इट्स एजेंसी, ठीक है। हाँ, सिटीजन चार्टर एक्चुअली ना एक मोरल प्रेशर क्रिएट करता है, क्रिएट मोरल प्रेशर ऑन पब्लिक अथॉरिटी और इट्स एजेंसी फॉर क्विकर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जब आप बोले हैं कि ये योजना है आपके पास
और आप समय पे नहीं कर पा रहे हो तो सिटीजन चार्टर डॉक्यूमेंट के थ्रू ना एक तरह से मॉरल प्रेशर क्रिएट होगा, समझ गए ना, मॉरल प्रेशर क्रिएट होगा। सिटीजन चार्टर का एक लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन बहुत है। इंडिया में कह सकते हैं हम लोग इंडिया में फेलियर है ये, इंडिया में नॉट सक्सेसफुल, खुल के मैं बोल रहा हूँ, इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है। इंडिया में कब आया था ये? 2005 में आया था, लिख लो 2005 में आया था, नॉट सक्सेसफुल। और इसका लिमिटेशन, सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में रहता है ये। यदि ट्रू सेंस से सिटीजन चार्टर यदि लागू होता भारत में या फिर किसी भी कंट्री में, तो जो गवर्नमेंट और उसका जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी, यानी कि यदि इम्प्लीमेंट होता है स्टूडेंट, ये यदि इम्प्लीमेंट होता है तो गवर्नमेंट और उसके एजेंसी में ना अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाता। नहीं, उसको डर रहता है कि यार कहीं इश्यू ना कर दे हमको। अभी भी देखो ना, प्रॉब्लम यही होता है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र के साथ आती है तो कई बार तो वो अपना जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो ही पूरा नहीं करती है। कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है ना। तो बात तो पहले भी उठ रहा था कि घोषणा पत्र को लेके भी बात होना चाहिए कि जो फैंसी घोषणा पत्र बना देता है, ये लोग बनाता है ना, बड़ा बड़ा चीज़ डाल देगा उसके अंदर, ऐसा चीज़ डाल देगा कि जो वो रियलाइज़ करना ही मुश्किल है ना। सही बोल रहे हो। 50 लाख का इंश्योरेंस, चिरंजीवी वाला तो 25 लाख का था ही, जब 50 लाख का कॉन्सेप्ट आया था। अब पॉपुलिस्ट में जो रेवड़ी कल्चर है वो, ठीक है, मोदी जी के टाइम में बोला जाता है रेवड़ी कल्चर है, मगर जानते हो कि चुनाव के टाइम में ना तुमको अच्छे अच्छे लोग भी रेवड़ी कल्चर के साथ मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग जो रेवड़ी कल्चर को मना करते हैं, ऐसे लोग भी प्रमोट कर रहे होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बाद में बोल दें कि यह राजनीतिक जुमला है, जुमला, समझ रहा है ना। हाँ, तो गलत ना है जी। और हमारी जनता बहुत समझदार है, हमारी जनता बहुत समझदार है स्टूडेंट। यदि हमारा जनता समझदार नहीं होता तो हम इतना आगे कैसे बढ़ते, ये बताओ ना। आज हम बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। इंडिया को कम मत समझो, इंडिया बहुत खूबसूरत पोजीशन पे है। हाँ, कई लोग कंपेयर करेंगे चाइना से कि चाइना कंपेयर में तो बहुत पीछे हैं, बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता हूँ इस बात से, बहुत पीछे हम चाइना से। चाइना का $21 ट्रिलियन का GDP, भारत का 3.5 to 4 ट्रिलियन का। बट ठीक है, दोनों का देखो ना, तंत्र देखो ना, कितना अंतर है। वहाँ पे देखो एक ही पार्टी का सरकार है, यहाँ पे देखो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पे वहाँ पे लोकतंत्र कहाँ। लोकतंत्र के साथ प्रोग्रेस करना मुश्किल है। और उसके बाद भारत में एक अपना ही लेगेसी इशू नहीं, भारत खोखला हो गया था आज़ादी के टाइम में, क्या स्थिति था हमारा जानते हो। तो उसके बाद से लेके अभी तक 75 साल तक निरंतर प्रयास करना, मेहनत करना, और आबादी ज़्यादा फिर भी मैनेज, सब लोग फिर भी इंडियंस, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। भारत एक अपने आप में महादेश है, लैंड के टर्म्स में देखोगे भारत अपने आप में एक खूबसूरत, क्या मैं बोलूँ, भारत का जब जब मैं चित्र देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा कंट्री है, बताओ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में रहता है, और वहाँ तुम लोग कंपटीशन दे रहे हो सिविल सर्विस का। तो बात तो यहाँ पे ना है जी, इसलिए हम्बल नहीं होने के बाद भी हम्बल बन जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट है। संख्या ना, हम तो कहते हैं कि जितना हमारे UPSC विद्यार्थी तैयारी करते हैं, मेहनत जो करते हैं, उतना यदि दूसरे देश में यदि बड़ा एग्जाम के लिए भी तैयारी करते तो जो सबसे लास्ट यहाँ पे आ रहे हैं, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो भी वहाँ पे फर्स्ट आ जाएंगे। क्योंकि टैलेंट देखो ना, टैलेंट पूल देखो ना भारत में, क्या टैलेंट पूल है। नहीं देखते हो, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर 1 रैंक, सोचो उसका टैलेंट, समझ रहे हो किस लेवल पे टैलेंटेड होंगे बच्चे लोग। और जो हो गया,
अच्छा है फर्स्ट हो गई या फर्स्ट हो गया, नहीं तो फिर सेकेंड बार तो चांस ही नहीं था, या फिर ना के बराबर है वो चीज़। प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है कि सेम रिपीट होगा आपका, ना के बराबर है। इसलिए भी पढ़ो, भाग भी रोल प्ले करता है, मानो या ना मानो, ठीक है। मैं वो नहीं सोचना है, अपना मेहनत पे ध्यान दो। देखो समझ गए ना ये चीज़, सिटीजन चार्टर क्या है। मैं इंडिया में क्या है कि फेलियर है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, इंडिया में वो काम नहीं कर। तुम लोग को बताओ सिटीजन चार्टर कहाँ पता था कुछ? यदि आपको पता ही नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी को नहीं पता है, तो जो हमारे इलिटरेट होंगे भाई लोग, कहाँ पता होगा उनको। और कोई एक तो अवेयरनेस भी नहीं है। देखो इंडिया में कोई लिखो यहाँ पे, नो अवेयरनेस अबाउट सिटीजन चार्टर, कोई अवेयरनेस नहीं है इसको लेके। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या अपने आप में। तो ये बात हो गया सिटीजन चार्टर का। हाँ, कैसे दुरुस्त करें, तो मान लो कि दुरुस्त करने का मतलब क्या है कि फिर से एक जान फूकना हुआ इसमें। अरे भाई पहले अच्छा काम करता तब ना उसको आप दुरुस्त करते, आपको फिर नए तरीके से लाना होगा इसको। मैं ये होना बहुत ज़रूरी है, पता है। यदि सिटीजन चार्टर स्ट्रांग होता व्यवस्था किसी भी कंट्री में या भारत जैसे कंट्री में, तो जो प्रेशर जो है ना, मोरल प्रेशर बहुत अच्छा क्रिएट होता पब्लिक अथॉरिटी और उसके एजेंसी के ऊपर, और वो काम बहुत अच्छा करती है। चलो अब क्या है बताओ, वर्क कल्चर। बिल्कुल स्पेस रखना है इसमें, फ्यूचर में पढ़ोगे बच्चे लोग, जो यूट्यूब में देख रहे हो उसके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। अब तुम लोग जो क्लास में बैठे हो, बिल्कुल स्पेस रखना, हमेशा स्पेस रखना एथिक्स में। वर्क कल्चर, वर्क कल्चर, पैटर्न कह सकते हैं, बिहेवियर पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न among people at workplace। वर्क प्लेस पे क्या बिहेवियर पैटर्न है एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में, कितने अच्छे से काम कर पा रहे हैं। यदि अच्छे से काम कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क कल्चर। यदि नेगेटिव तरीके से काम कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क कल्चर। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर वर्क एथोस। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्क कल्चर एंड योर नेगेटिव वर्क कल्चर। पॉजिटिव वर्क कल्चर में क्या होगा, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स या सीनियर्स, पोलाइट, हम्बल, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। हाँ, फीडबैक, वही ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो पिछले क्लास में चर्चा किए थे, पिछले क्लास में भी या उससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नेगेटिव वर्क कल्चर क्या होगा स्टूडेंट, करप्शन हो रहा है, समझे, काम नहीं हो रहा है। हाँ वेरी गुड, पॉलिटिक्स हो रहा है अंदर ही, ठीक है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी फुल गायब, ट्रांसपेरेंसी फुल गायब, समझो। ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, रूड बिहेवियर, ये सब नेगेटिव वर्क कल्चर है। यदि आपको वर्क कल्चर सही करना होगा, इफ वर्क कल्चर टू बी प्रमोटेड, तो उसके लिए उपाय क्या है स्टूडेंट, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट इन ट्रू लेवल। नहीं, यदि इस चीज को ठीक से लागू करोगे तो वर्क कल्चर पॉजिटिव होने का चांस है ना स्टूडेंट, है ना, पॉजिटिव होने का चांस है। एंड रेगुलर इंस्पेक्शन, रेगुलर इंस्पेक्शन बाय सीनियर्स, बार बार वहां पे इंस्पेक्शन करोगे। जो गुड ऑफिसर्स होंगे, जो गुड ऑफिसर या एम्प्लॉय होंगे,
उनको रोल मॉडल के रूप में दिखाना, उनको रिवार्ड्स देना, इसे ही प्रमोट होता है। देखते हो स्कूल वगैरह सब में ना बच्चे लोग जब फर्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं, थर्ड करते हैं, जो टॉप रैंक लाता है तो उसको स्कूल के सामने में बुलाया जाता है कि क्लास 7 से हमारे बीच में आ रहे हैं XYZ बच्चा जिसने इतना इतना नंबर लाया। सब बैठ के क्लैप कर रहा है। वो क्लैप तो कर रहा है, एट द सेम टाइम कई बच्चे लोग होंगे उस कतार में, उस लाइन में, जो सोच रहे होंगे कि अगला बार हमारा भी बारी आएगा। देखते हो होता है कि नहीं होता है? पुरस्कृत भी करना जरूरी है, और पुरस्कृत बहुत तरीके से किया जा सकता है। एक तो मटेरियल गेन्स जो आप कुछ गिफ्ट दिए, या फिर एक मौखिक रूप से भी हो सकता है। अप्रिशिएट कर दो बड़ी सभा में उसको, 1000 आदमी के बीच में एक आदमी को तुम अप्रिशिएट कर दो और उस लायक हो तो स्टूडेंट इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ेगा। जैसे मैं एक जो सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तरह तरह के विद्यार्थी पढ़ते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं विद्यार्थी सब, और उसमें से ही कोई एक IAS बनते हैं। सही बात है ना? जब उसको पुरस्कृत किया जाए तो देखो कितना बड़ा मैसेज जाएगा कि जब ये बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। और जितने भी टॉपर्स हैं जो अभी बनते हैं तो उनके भी रोल मॉडल रहे होंगे, रहते कि नहीं रहते? वो भी बोलते कि हमने सीनियर्स का कॉपी को फॉलो किया। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये मत बोलना कि बाबू बिना सीनियर का फॉलो किए ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो टॉपर लोग हैं खुद टॉपर का फॉलो करता है। क्या हम लोगों ने जब तैयारी किया था तो क्या हम लोगों ने टॉपर का फॉलो नहीं किया था क्या? बिल्कुल यही परंपरा है। टॉपर का कॉपी देखोगे, मोटिवेटेड होगे कि देखो कितना अच्छा अप्रोच था इनका, मेरा अप्रोच ये है, ठीक है, ये अप्रोच से हम सही चल रहे हैं, कुछ कमी है, ये कमी को पूरा करना है। दैट इज वर्क कल्चर। कि रोल मॉडल को हमने क्या किया, उसको प्रोत्साहित किया, उसको दिखाया। तो जितने भी नेगेटिविटी वाला चीज है, या फिर जो नेगेटिव आदमी है, या फिर जो नेगेटिव बिहेवियर के साथ चल रहा है, और उसके साथ थोड़ा डंडा मार दिया उसके पीछे, तो अलर्ट हो जाएगा। और यदि मान लो पूरा व्यवस्था ही पूरा नेगेटिव है तो फिर तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। फिर समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। स्ट्रक्चर मतलब पूरा ही ठीक करना पड़ेगा। फिर कई बार होता है ना कि किसी प्रदेश में बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ तो पूरा कैबिनेट ही चेंज, या मिस गवर्नेंस हुआ। नॉट करप्शन, करप्शन जानते हो दायरा बहुत बड़ा है, होता है ऐसा, जानते हो ना, पूरा पलटी खा जाएगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पूरा स्टेट में पूरा पॉलिटिकल पार्टी का सुखड़ा ही साफ, जनता देख लिया, बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो जड़ से ही उखाड़ दो। जितना ठीक होने वाला चीज़ होगा वही ना ठीक होगा, नहीं। और जो ठीक ही नहीं हो सकता तो उसको रिमूव करो, उसको निकालना पड़ेगा व्यवस्था से। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। होप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वर्क कल्चर है। आगे देखते हैं। अब बताओ, क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस ना, नहीं, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। अब देखो, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी मतलब क्या है? जो आपका जो पब्लिक सर्विस है, ठीक है, पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस का मतलब क्या? पब्लिक गुड्स एंड सर्विस। जो पब्लिक गुड्स एंड सर्विस है उसको ठीक से एफिशिएंट तरीके से डिलीवर करना, एफिशिएंट वे में डिलीवर करना। क्यों डिलीवर करना? ताकि पीपल का जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो सके, पीपल का इंटरेस्ट फुलफिल हो सके, फुलफिल हो सके। अब देखो स्टूडेंट, एक होता है कि जो बोले हैं और एक होता है रियलिटी। यानी कि क्वालिटी कैसे पता चलेगा? जो एक्चुअल है, हाँ, जो एक्चुअल कर रहे हो
और माइनस रियलिटी। रियलिटी में कितना होना चाहिए, वही क्वालिटी है। एक्चुअल का मतलब क्या, प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हो। रियल में कितना करना चाहिए था, रियलिटी में कितना करना चाहिए था। अच्छा रुक जाओ, इसको मैं दूसरे टर्म में लिखता हूँ, कंफ्यूज हो जाओ। जैसे मान लो, रुक जाओ, तुमने कहा है, सिंपल बात है कि तुम बोले हो कि तुम 100 गुड्स को पहुंचाओगे पीपल के बीच में। हाँ 100 गुड्स पहुंचाओगे, हो सकता है 7 दिन या 8 दिन, जो भी समय है। तो ये तो आपका क्या है कि आप ब्लूप्रिंट है ये आपका। तो जो भी आपका ब्लूप्रिंट था, ठीक है, इसमें जो भी आप ब्लूप्रिंट था माइनस जो एक्चुअल जो किए हो, एक्चुअल मतलब रियलिटी में जो किए हो, एक्चुअल लिख दो, हाँ जो किए हो प्रैक्टिकल। अब ब्लूप्रिंट माइनस प्रैक्टिकल लिखो, दैट इज योर क्वालिटी। ये डिफाइन करेगा क्वालिटी को। यदि मान लो कि दोनों में बहुत कम गैप है, यदि कम गैप है, लेस गैप है, इसका मतलब क्वालिटी बहुत खूबसूरत है, नहीं, क्वालिटी ब्यूटीफुल क्वालिटी। यदि मान लो ह्यूज गैप आ गया, जो ब्लूप्रिंट बनाए थे और जो प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं, दोनों में बहुत गैप आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, क्वालिटी बहुत खराब, बहुत खराब हो गया क्वालिटी आपका। बात समझे ना स्टूडेंट। अब हाँ, इसमें क्या क्या चीज हो सकते हैं। इसमें देखो, नंबर ऑफ डेज ऑफ एग्जीक्यूशन, नंबर ऑफ डेज ऑफ एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन, कितना दिन में होगा। जितना कम दिन लगे, लेस टाइम, गुड गवर्नेंस। कम समय लगता है या ऑन टाइम, लेस टाइम या ऑन टाइम, सही समय पे हो, तो क्या है तुम्हारा, गुड डिलीवरी है वो, गुड डिलीवरी ऑफ सर्विस है वो, गुड डिलीवरी ऑफ सर्विस। हाँ, ज़्यादा समय लग गया तो बैड डिलीवरी ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी कितने हैं इसके, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, जितना ज़्यादा बेनिफिशियरी उतना ही आपका बेटर प्रोग्राम। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना प्रधानमंत्री जन धन योजना, बोल रहे होते हैं ना स्टूडेंट, और कहते हैं कि बेस्ट एग्जांपल है दुनिया के लिए फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। कैसे जनमानस को कैसे बैंक तक जोड़ा जाए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और प्रधानमंत्री जन धन योजना इज द बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं। इसलिए ये क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, फैंटास्टिक। समझ गए ना। तो कितना बेनिफिट, जैसे देखो उजाला योजना बहुत बेहतरीन ना, कितना सिलेंडर दिया गया, 10 से 11 करोड़ लगभग दिया गया है। तो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी कितने हैं। एंड यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलर्टनेस, हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलर्टनेस, कितना बार आपने दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलर्टनेस, कितना बार सरकार ने मैसेज किया नागरिक को, कितना बार अवेयर करवाया उसको। यदि सरकार पब्लिक अथॉरिटी लोगों को बार बार अवगत करवा रही है किसी प्रोग्राम और पॉलिसी से संबंधित, इसका मतलब सरकार बहुत अच्छे से काम करना चाह रही है। एग्जाम्पल देखो ना, प्रधानमंत्री ये स्वच्छ भारत मिशन, बेस्ट एग्जाम्पल। स्वच्छ भारत मिशन में देखते हो किस लेवल पे प्रमोट हुआ है, नहीं, घर घर जाकर प्रमोट हुआ, स्वच्छ गरीस बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि सरकार का ये जो पब्लिक सर्विस था कि लोग सैनिटेशन के साथ रहे, पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करो, क्या ये नहीं हुआ क्या। इसके लिए कितना ज़्यादा टॉयलेट बनाया गया भारत में, नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो डिलीवरी सिस्टम है, ये जो सर्विस सिस्टम है, बहुत ही बेटर है, क्योंकि सरकार ने पूरा समर्पण का भाव, सरकार ने पूरा अपना दमखम लगा दिया इसमें। हाँ, ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम होता है जहाँ पे सरकार उतना अलर्ट ही नहीं होती है। तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेकर हम कहेंगे कि सरकार का जो सर्विस डिलीवरी है उतना अच्छा नहीं है। बट कई ऐसे, जैसे एग्जांपल देखो, यूपीआई पेमेंट, नहीं, कोविड-19 में देखो, कोविड-19 में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया वैक्सीन को लेके, देखो है ना, वैक्सीन्स, डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स कहेंगे ना, बेस्ट एग्जांपल है। तो लिख लो यहाँ पे, हाँ, मिशन इन द इम्यूनाइजेशन पे भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है।
पीडीएस बहुत बेहतरीन काम होता है इंडिया में। पीडीएस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं। वैक्सीन प्रोग्राम कोविड का लिख दो, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, हाँ फाइनेंशियल वही प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, हाँ ये हो गया। और भी लिस्ट में बहुत सारा चीज़ जोड़ सकते हो तुम। हाँ स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सो ब्यूटीफुल। समझ गए ना? ये हुआ क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। जितना ब्लूप्रिंट और प्रैक्टिकल के बीच में जितना कम गैप होगा उतना ही बेटर सर्विस है आपका। और हाँ क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी डिपेंड करता है, यहाँ पे एक और लिखो, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म पे भी। यदि क्विकर रिस्पॉन्स ले रहा है अधिकारी लोग कि कहाँ कहाँ लूपहोल्स है, उसको प्लग करने में सफल है, गैप को भरने में सफल है, तो कह सकते हो कि बहुत अच्छा प्रयास कर रही है एजेंसी, हाँ गवर्नेंस के लिए। सही बात है ना? कितना ही बड़ा प्रोग्राम उठा लो, कहीं ना कहीं लूपहोल्स तो होगा ना जी, होगा ना लूपहोल्स। बट इफ government or its agency considering the feedback in a very positive way, they can rectify the problems on the ground level। समझ गए? और बेटर तरीके से वो और सर्विस को डिलीवर कर सकता है। देखो ना पीडीएस स्पेशली तुम्हारा ये लिख दो, ये कोविड टाइम में जो हुआ था, कोविड के टाइम में एक्सेलेंट एग्जांपल है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी कोविड टाइम्स में। नॉर्मली भी बहुत अच्छा है पीडीएस में, कोविड टाइम्स में जो हुआ था पीडीएस वो बेहद, मतलब दूसरे कंट्री को सीखना चाहिए इंडिया में कहूँगा। ये किस लेवल पे जनता को खाना खिला दी है उस समय, क्या राजा क्या रंग, हर कोई खा रहा है पीडीएस का। ये तो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। पोलियो वैक्सीनेशन भी था। हाँ पोलियो वैक्सीन लिख सकते हो, वैक्सीनेशन, हाँ वैक्सीनेशन, ये कोविड आ गया ना तो लिख दो पोलियो। पोलियो भी बहुत काम किया सरकार ने, वही मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, समझ गए ना? हाँ बिल्कुल, स्पेस थोड़ा रख देना। अब बताओ स्टूडेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। पब्लिक फंड, पब्लिक फंड है बच्चे लोग, प्राइवेट फंड नहीं है। पब्लिक फंड का मतलब क्या? तुम्हारे और मेरे से जो पैसा कलेक्ट किया गया। कैसे पैसा कलेक्ट करता है सरकार? टैक्स। क्या हुआ बाबू, कोई प्रॉब्लम है क्या? यू तो सुनो अच्छे से, क्रॉस चेक करना है तो बाद में करना बढ़िया से बैठ के। यहाँ सुनो अच्छे से, पब्लिक फंड का मतलब क्या होता है? कैसे हमसे टैक्स कलेक्ट कर रही है, और जब टैक्स कलेक्ट कर रही है तो सब तुम्हारा पब्लिक फंड हुआ। तो सरकार क्या है? कस्टोडियन है, उसका ठीक से रखवाला है वो। ऐसे नहीं कि कुछ भी मन होगा खर्च कर देगी, जुडिशियस तरीके से खर्च करना होता है। इसलिए जानते हो ना कि जो बजट होता है, बजट में स्पेशल प्रोविजंस स्पेशल तरीके से फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कि जितना ही पैसा हुआ खर्च करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि पब्लिक फंड है वो। पब्लिक फंड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है। जैसे मान लो कि तुम लोग से पैसा हम उठाए हैं, किसी चीज़ का खर्च करना है, तो आउटमोस्ट अकाउंटेबिलिटी के साथ करना होगा, क्योंकि तुम लोग का ट्रस्ट भी तो मेंटेन रखना है मुझे। अरे तुम लोग को कहीं पता चला कि बीच में सर ने धांधलीबाजी कर दिया तो ट्रस्ट टूट जाएगा। वो बात समझ रहे हो ना? इसलिए ट्रस्ट मेंटेन करना पड़ता है। और ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए देखो कितना बड़ा व्यवस्था है लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में, कि बजट के टाइम में एकदम स्पेशल प्रोविजन के साथ काम होता है। आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, समझ गए ना? तो फंड देखो, फंड यदि मैं सेंट्रल लेवल पे बात करूं तो 3 तरह के फंड होते हैं। लिखो यहाँ पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अरे बच्चा लोग लास्ट क्लास है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पे, हाँ। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया।
और सेम रेप्लिका तुमको मिलेगा स्टेट लेवल पे भी। यू कैन गेट सेम पैटर्न, सेम अरेंजमेंट एट स्टेट लेवल। हाँ, कॉन्सुलेट फंड, अब यहाँ से तुमको पैसा खर्च करना है तो आउटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ। लेजिस्लेटिव डोर से कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा कंट्रोल करेगा लेजिस्लेटिव, किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। और वही एक तुम एग्जांपल देख सकते हो आर्टिकल 110 जो बजट के टाइम में हो रहा होता है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ गए ना? कोई दिक्कत? पॉलिटी पढ़ो और दुरुस्त करो इसको। हाँ, 117 भी है कंटीजेंसी वाला, समझे? हाँ, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब बाबू पब्लिक फंड सही से हो तभी ना आर्टिकल 280 भी है। फाइनेंस कमीशन नहीं जोड़ सकता है क्या? फाइनेंस कमीशन, और फाइनेंस कमीशन का पता होना चाहिए तुम लोग को, वर्टिकल डेवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, ठीक है। 2 प्रोसेस से गुजरेगा। अभी कितना परसेंट दिया था? 41%। जो भी पैसा कलेक्ट हुआ केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसमें से 41% स्टेट्स को जाएगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल डेवोल्यूशन। स्टेट्स के पास जाएगा। हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स है स्टूडेंट? कितना है? 28 है, बिल्कुल। पहले 29 था, अब 28 है। ये स्टेट हो गया। यूनियन टेरिटरी कितना है? हाँ, 8 यूनियन टेरिटरीज, यूटीज है। तो जो यूनियन टेरिटरीज है वो तो सेंटर के अंदर आ जाएगा, तो सेंट्रल कंट्रोल के अंदर आ जाएगा वो, सीसी, सेंट्रल कंट्रोल। और ये 28 स्टेट्स में तुम्हारा 41% जाएगा। लेट से यहाँ पे 100 रुपया कलेक्ट हुआ, तो 100 रुपये में 41 रुपीज़ ये सब स्टेट में बट रहा है। तो तुमको लगता है कि बिहार राज्य को जो पैसा मिलेगा उतना ही महाराष्ट्र को भी मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन पैरामीटर्स वहाँ डिसाइड होता है। तो जब एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में क्या अंतर है, तो जब पैसा दिया जाता है वो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो एक स्टेट है ना, वन स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में, सेकेंड स्टेट के बीच में जो पैसा का वितरण होता है उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हो कितना वेल अरेंज्ड प्रोसेस है ये, हवाजाट नहीं है, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि तुम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हो, करेक्ट? बहुत मुश्किल है बाबू, फाइनेंस कमीशन किसी तरह मैनेज कर लेता है। और हाँ, 100 सेस और सरचार्ज है वो सरकार कभी भी शेयर नहीं करती है, केंद्र सरकार, समझ गए ना? और सेस और सरचार्ज जो पैसा जमा होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेस जो पैसा जमा होता है डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। सरचार्ज वो भी चला जाता है, बट वो पैसा फिर ऊपर से पब्लिक अकाउंट में आ सकता है, फिर सरकार यहाँ से खर्च कर सकती है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेस एंड सरचार्ज। तो ये हो गया। इसका मतलब देख रहे हो ना, आउटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ, यानी कि बहुत ही जुडिशियस वे में पैसा खर्च करना होता है, जुडिशियस वे में, जुडिशियस वे ऑफ यूजिंग पब्लिक फंड। हाँ, प्रूडेंस तरीके से, प्लानिंग के तरीके, स्टूडेंट प्लानिंग से, समझे? प्लानिंग से, इकोनॉमी से। जहाँ पे 10 रुपये में बात बन सकता है वहाँ पे 10 रुपये में खर्च करो ना, 50 रुपये देने की क्या जरूरत है? तो फिर सीएजी आएगा बाबू मुक्का मारने के लिए। सीएजी जानते हो ना? यार सीएजी का बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल है यहाँ पे, ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीएजी का एक्टिव रोल है। सीएजी का जो ऑडिटिंग जो रोल है ना, ये फिर पार्लियामेंट में रखा जाएगा रिपोर्ट को। अब वहाँ कोई तरह का डिस्क्रिपेंसी आया तो सरकार हिल भी सकता है, सरकार गिर भी सकता है, जान लेना। सीएजी का ऑडिटिंग पार्लियामेंट में रख दिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि कितना ज़्यादा प्रूडेंस था। 2G स्पेक्ट्रम इसी तरह ना पता चला है जी, तो कितना इकोनॉमिक था। कई बार तो क्या होता है कि पता चला 100 करोड़ का घपला हुआ और 500 करोड़ का रिपोर्ट में आया।
इसलिए 500 करोड़ का रिपोर्ट में आया, क्योंकि इकोनॉमिक तरीके से काम नहीं किया ये लोग। जहाँ पे 10 रुपये का काम 10 रुपये में हो सकता था, वहाँ पे 100 रुपया लगा दिया, 90 रुपया बर्बाद। अब बोलने के लिए तो बोला कि हम करप्शन नहीं किए हैं। अब देखो कितना हमारे पास इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फालतू का बना कर रख दिया गया है। बहुत सारा रेलवे ट्रैक ऐसे बैठा हुआ है, ट्रैफिक ही नहीं है वहाँ पे, तो बेकार हो गया वो। सरकार ने बोला ना उसके लिए एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लेकर आ रहे हैं, ताकि जो हमारा बना हुआ है पहले से उसको, ताकि हम वहाँ से पैसा थोड़ा अर्जित कर सके और फिर दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सके। तो अनवाइबल है। कई बार राजनीतिक लाभ की वजह से भी लोग करते हैं। पॉलिटिशियन लोग क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अरे तुम लोग के लिए बना रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एयरपोर्ट ढूंढ का रख दिया, शिलान्यास कर दिया, एयरपोर्ट बन ही नहीं रहा है, तो पैसा तो गया तुम्हारा, बहुत सारा खर्च हुआ, तो फिर CAG आएगा डंडा मारने के लिए पीछे से। बात समझे? इसलिए पब्लिक फंड, अब उसका सरकार क्या बड़ा बड़ा दावा करेगी हम इतना इतना पैसा दे रहे हैं, तुम अपना जेब से दे रहा है क्या पैसा? पब्लिक का ही तो पैसा है वो पब्लिक का पैसा है स्टूडेंट। बात समझो, हम तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी का पैसा है वो। अगर कभी भी और लोगों को क्या लगेगा जो सरकार दे रही, सरकार तो बाबू सरकार तो मुलाजिम है, सरकार को तो सैलरी मिलता है नहीं, गवर्नमेंट को सैलरी मिलता है स्टूडेंट। प्रधानमंत्री की भी सैलरी फिक्स है, CM का भी सैलरी फिक्स होता है, जैसे IAS का होता है, सबका सैलरी फिक्स होता है। तो इसलिए अब उनका पोजीशन ही वही है कि पैसा को ठीक से वो मैनेज करे और पैसा अर्जित करे और उसके बाद फिर लगाए, कंट्री के अंदर लगाए, अलग अलग जगह पे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में खर्च करे। उसके लिए आउटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी। यदि कहीं पे भी दिक्कत होगा तो फिर बड़ा बड़ा घोटाला निकलेगा, 2G स्पेक्ट्रम, चारा घोटाला, ये सब चीज़ आएगा निकल के, समझ रहे हो ना? तो घोटाला कम हो तो उसके लिए ये सब जितने भी बैकअप सिस्टम है बेटर रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। समझ गए ना? और देखो जैसे एक एग्जांपल अभी का फिलहाल का एग्जांपल जोड़ सकते हो। पब्लिक फंड और बेटर तरीके से यूज हो तो इसके लिए जो कैस्ट बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, देखो कैश बेस्ड। हमारा अभी तक जो बजट पास हो रहा था वो कैश बेस्ड था, समझे अभी तक, बट थैंक्स टू मोदी जी, प्रेजेंट गवर्नमेंट, अब ये एक्रूअल बेस्ड हो गया। ये बहुत अच्छा चीज़ है। एक्रूअल बेस में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे आप सही सही आकलन लगा पाओगे कि सच में फिजिकल डिफिसिट कितना है। बात समझे? अब बोलोगे कि सर ये क्या होता है कैश बेस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेस अकाउंटिंग? तो सुनो, कई बच्चे लोग यहाँ पे भी होंगे जिसको पता नहीं होगा, और कई बच्चे लोग जो वीडियो देखेंगे उसको भी पता नहीं होगा। हाँ, इस पे जो पहला जो आदमी जो मुखर होकर बात किया है वो है केरल के जो सांसद हैं, ठीक है, शशि थरूर बहुत दिन से बोल रहे थे एक्रूअल बेस्ड होना चाहिए। उन्होंने राज्यसभा में भी ये मामला उठाया था। देखो यहाँ पे अभी क्या है कि बच्चे लोग बजट में बोल दिया था कि इतना इतना पैसा खर्च होगा, ठीक है, इतना इतना कमी है और इतना इतना हम क्या कर रहे हैं मार्केट से उठा रहे हैं, तो इतना इतना हमारा फिजिकल डिफिसिट होगा, ये बोल दिया था सिंपल। मगर जो आप इतना सरलता से बोल दियो कि इतना इतना, मगर रियली में क्या हो रहा होता है कि उसमें वो चीज़ लिखा ही नहीं गया, और फिर भी सरकार क्या कर रही है, मार्केट से पैसा उठा रही है। तो वो तो बजट में दिखा ही नहीं। अब वो बजट में नहीं दिखा मतलब कर्ज तो लिए आपने, अब अपने घर में बोला कि ठीक है देखिए मेरा खर्च 110 रुपया है, अब मेरा कमाई 100 रुपया है, तो 20 रुपया तो कर्ज लेना पड़ेगा, तुमने बोला। और तुमने बोला कि 20 रुपया कर्ज, 5 रुपया वहाँ से लेंगे, 5 रुपया वहाँ से लेंगे, 10 रुपया यहाँ से लेंगे, ऐसे करके तुमने बता दिया घर में। मगर जब रियली में पता चला कि तुमने 120 नहीं लिया, तुमने 160 ले लिया, 170 ले लिया, मैं बोलने के टाइम में तो तुम तो 120 ही बोल रहे थे, तो 160 जो लिए 40 रुपया तो एक्स्ट्रा ले लिया आप, और वो तो आपका उसमें फाइल में भी नहीं आया, तो 60 रुपये अब फिर एक्स्ट्रा जो 40 लिए हो फिर उसको चुकाने के लिए फिर कर्ज पे कर्ज जाएगा फिर, और फिर तुम्हारा पब्लिक डेब्ट बनेगा वो बाद में जाके। तो एक्रूअल बेस्ड में क्या है कि जो फ्यूचर में भी जो उठाने वाले पैसा है सब तुम्हारा उसमें हो जाएगा, सब दिखेगा उसमें भी। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, इससे रियल जो फिजिकल डिफिसिट है वो पता चलेगा, और रियल फिजिकल डिफिसिट पता चलना बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए, समझे? तो वही बात हो जाएगा कि कर्ज लो घी पियो, और अच्छी बात नहीं है फ्यूचर जनरेशन के लिए। मान लो कि पब्लिक डेब्ट बढ़ता है बच्चे लोग, तो कौन सफर होगा? आज अर्जेंटीना में जो इतना बड़ा इन्फ्लेशन आ गया तो कौन सफर है बताओ? तो इसका वहाँ का पब्लिक ही सफर है ना। इसलिए सरकार का भी प्रोग्राम पॉलिसी ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टाइम वाइबल हो, नॉट लाइक योर वेनेजुला में क्या चला दिया, पूरा सोशलिस्ट प्रिंसिपल चला दिया,
अब सब मोहताज हुए, घर में बैठे बैठे मिल रहा है उसको पेंशन, घर में बैठे बैठे मिल रहा है बहुत सारा राशन, तो अब वो काम करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो इसलिए नागरिक को खटाना भी जरूरी है, नागरिक को पैसा का वैल्यू क्या है उसको महसूस कराना भी उतना ही जरूरी है। अदरवाइज फिर नागरिक क्या हो जाएगा? लेथार्जिक हो जाएगा। बात समझे? और हाँ, इस मामले में भारत सरकार बहुत ही अच्छा है। जैसे देखो कोविड के टाइम में ये मांग दुनिया में उठ रहा था कि सबको पैसा दे दीजिए आप। और देखो यूएस में यही ना हुआ जी, वेस्टर्न कंट्री में यही हुआ, हेलीकॉप्टर मनी करेंसी छाप दिए और अकाउंट में भेज दिए, लो एंजॉय, लो तुम भी एंजॉय। उसके वजह से पूरा बैंक सिस्टम बर्बाद हो गया। अब उल्टा जो पैसा एंजॉय करने के लिए सरकार दिया वो पैसा जाकर वो बैंक में जमा कर रहा है, बैंक में पहले से पैसा ज़्यादा है। और अंतिम में जब विंटर फंडिंग आया कि नहीं आया पिछले साल, क्या हुआ? वहाँ का सिलिकॉन बैंक वैली फेल कर गया। जाओ, तो सरकार का तरीका यदि गलत हो, लॉन्ग टर्म विजन ना हो, तो फिर बाद में सफर रहोगे। हमारे गवर्नमेंट ने क्या कहा? हमारे गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वो करेंगे, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, पीडीएस पे हाँ खाना खिला देंगे, पैसा नहीं देंगे। देखो कितना सही अप्रोच, मैं इसको सही अप्रोच मानता हूँ। तुम देखो ना, तुम बचपा लोग पीछे से करेगा कि ए भैया 5 रुपया दीजिए ना, 2-5 रुपया बगल में जाकर सिगरेट पी रहा होगा, सोल्यूशन भी ले रहा होगा, क्या भरोसा। मतलब गलत गलत चीज़ करता है, होता है ना, सब आ जाएगा दौड़ते हुए। मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, आप इग्नोर मत करिए, आपके पास यदि जेब में पैसा है तो कुछ खिला दीजिए, दे दीजिए, तो वो तो बाबू खाएगा ही खाएगा। वो यदि पेट भरा भी है तो फिर भी खाएगा वो। सरकार ने भी यही किया, तो हम कहेंगे सही है। और देखो ना अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इन्फ्लेशन से, नहीं तो उस समय जो इकोनॉमिक्स लोग बोल रहे थे कि सर आप भी करिए, पैसा छापिए, दे दीजिए सबको, नागरिक को। अभी जो इतना बुरा स्थिति होता है ना, पूरा हालत खराब हो जाता है इंडिया का। हम कहेंगे ठीक है, माँ सरस्वती विराजमान थी केंद्र सरकार के ऊपर, कितना कन्फ्लिक्ट हुआ। तुम लोग बच्चे लोग कोविड-19 में बच्चा छोटा ही छोटा लोग होगा, तुम लोग रियल जो इकोनॉमिक्स दुनिया में जो आया है वो तुम्हारा कोविड के टाइम में ही आया। कोविड के टाइम में अच्छा इकोनॉमिक्स हिल गया। मैं कहूँगा कि इस सरकार का जो सबसे बड़ा सफलता ये है कि कोविड के टाइम में हमारा इकोनॉमिक्स में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना इम्पैक्ट पड़ सकता था, मगर फिर भी हम बचा कर रख लिए। इंडिया बचना मतलब बहुत बड़ी बात है, कहीं पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। समझते हो कितना बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट होगा इंडिया पे? हाँ सॉरी, हाँ नहीं है, वो रीजन नहीं है यार। जेब में पैसा डाल दो, खराब हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। सब एक एक चीज़ पे कैलकुलेशन करके हुआ है। जेब में तुम उसमें मान लो 10,000 रुपये डाल देता, जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है उसी तरह पैसा डाल देता, हो गया तुम्हारा बढ़िया सोहा। सरकार ने अच्छा स्टेप लिया। हाँ, हालांकि आपको पैसा मिलता तो आप खुश हो जाते, तो दूसरा विषय है। आखिर देखो यहाँ पे इतना जनता है, किसको पैसा देगा? 140 करोड़ के अकाउंट में भी चलो ठीक है, 40 करोड़ हटाओ, 100 करोड़ के अकाउंट में भी 1 रुपया भी डालोगे तो 100 करोड़ रुपया होता है। तो सरकार कहाँ से लाएगी इतना? सरकार ने बोला चलो उधर नहीं करेंगे, इधर करेंगे, और उसका लाभार्थी है हम लोग। और उसके बाद सरकार का देखो 2020 से लेके अभी तक 2023 तक लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है ना, 7.5 लाख करोड़, और इस बार देखो 10 लाख करोड़। तो ये भी सरकार का ना एक दिखता है कि पब्लिक फंड बहुत ही बेटर तरीके से खर्च कर रहा है। समझ गए? बिल्कुल, सब विषय उसी से संबंधित है स्टूडेंट। सब एग्जाम्पल लिख सकते हो, जोड़ सकते हो, करंट अफेयर्स का जोड़ो, नंबर और उठेगा। चलो लास्ट वन ना, करप्शन। challenges of corruption, last topic of ethics। लिखो, क्या होता है, क्या क्या चैलेंज है बताओ तो। करप्शन कितना
मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट चीज़ है ये, खाली मनी से संबंधित नहीं है स्टूडेंट। हर एस्पेक्ट में ही, हर सेक्टर में ही करप्शन है, चाहे सोशो कल्चरल करप्शन कहो, चाहे इकोनॉमिक करप्शन कहो, चाहे पॉलिटिकल करप्शन कहो, हर जगह ही करप्शन है किसी न किसी फॉर्म में। देखो तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से समझो, वर्ल्ड बैंक या जो ऑथेंटिक जो सोर्स कह सकते हो करप्शन का मतलब है मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर या ऑथोरिटी फॉर पर्सनल गेन। आप पब्लिक ऑथोरिटी को, पब्लिक पावर को, अपने पोजीशन को मिसयूज कर रहे हो। फॉर व्हाट रीजन? टू गेट प्राइवेट बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट आपको मिल सके, उसलिए यूज कर रहे हो। अब इसमें यदि देखोगे ना तो इट इज योर, लिखो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, बहुत सारे चीज जुड़े हुए हैं। इट इज नॉट ओनली कंसर्न विथ योर मनी। देखो इसका मैं कहूं तो मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशनरी पावर प्लस सिक्रेसी माइनस अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू योर करप्शन। समझे? मोनोपोली है, जो मन कर रहा है वो करेंगे, समझ रहे हो ना? डिस्क्रिशनरी पावर, वही मोनोपोली से ही डिस्क्रिशनरी पावर आता है, ये भी करेंगे। जैसे देखते हो ना अभी बहुत सारे गवर्नर लोग डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर रहे हैं ना नेगेटिव तरीके से। एंड सिक्रेसी, कोई मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाए ट्रांसपेरेंसी, जो मन हो रहा है अंदर गोपनीय चल रहा है। एंड अकाउंटेबिलिटी जीरो। जब ऐसा चीज हो रहा होता है किसी डिपार्टमेंट में या किसी सिचुएशन में, तो हम क्या बोलते हैं उसको? करप्शन। अब मनी से ऊपर चला गया ना बात। अब यहां पे लिखा गया स्टूडेंट मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, तो इस बात को समझाना होगा। पॉलिटिकल करप्शन, उसको ब्रांच बनाते चलो। पॉलिटिकल करप्शन का मतलब क्या है? देखो इलेक्शन का समय, इलेक्शन के टाइम में जानते हो ना क्या क्या नहीं होता है स्टूडेंट? पॉपुलिस्ट मेजर, और उसके बाद वोटर को पौवा दिया जाता है। पौवा समझ रहे हो ना? अरे पी के बैठा होगा तुम लोग। पन्नी भी बोलते हो उसको, अठन्नी कहाँ से बोलते हैं? ओ पानी भी बोलते हैं, काला पानी, लाल पानी। खुश है, बोले यही दिन का इंतजार है। खूब खुश। अब सबसे लेगा वो, अलग अलग पॉलिटिकल, जो इंडिपेंडेंट उठ रहा है उससे भी ले लेगा। एक तो इंडिपेंडेंट का भाव नहीं है इंडिया में, जीतता है बहुत रेयर जीतता है इंडिपेंडेंट, और जो इंडिपेंडेंट जीत गया सोचो वो बहुत खतरनाक ही है, तो उसका अपना ही स्वैग होगा। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हालांकि वो बाद में जाकर मिल जाएगा किसी से, वो दूसरा विषय है। तो गलत बात है ना कि आप वोटर्स को पैसा दे रहे हो, ये पॉलिटिकल करप्शन है। अब देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड था ना इशू, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट अभी चेक कर रहा है उसको, वो भी अपने आप में एक करप्शन है, क्योंकि डोनर क्या है? एनोनिमस है, पता ही नहीं कि डोनर कौन है। तो बहुत दिन से बात उठ ही रहा था कि भाई इस पे काम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए। अब देखो एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें कहा गया है कि ईच कैंडिडेट कितना पैसा खर्च करता है उसका एक लिमिट है। एक कैंडिडेट, पार्टी कितना खर्च करेगा उसका कोई लिमिट ही नहीं है, तो हो तो गया, बात ही खत्म हो गया। फिर सब करप्शन है कि नहीं है स्टूडेंट? तो बहुत सारे एस्पेक्ट है इसमें, लिख दो। रेवड़ी कल्चर, पॉपुलिस्ट मेजर, money given to voters,
और भी बहुत सारा जो बोले हैं वो भी लिख लेना। हाँ, एक मल्टीपल एस्पेक्ट इस तरफ लिखता हूँ, उसी ब्रांच को बढ़ा दूँ। सोशियो कल्चरल करप्शन, यानी कि सोशियो कल्चरल में भी करप्शन आ गया। अब बताओ कितना बढ़िया तो थे हम लोग, ब्रिटिश आया यानी कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, और उसके बाद देखो रीच और रीच होते चले गए, और जो गरीब है वो और गरीब होते चला गया। ये भी तो करप्शन ही है, नहीं? बहुत बड़ा करप्शन है। ये देखो, अब देखो इकोनॉमिक करप्शन। अरे बाबा इतना इतना स्कैंडल हुआ है, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? स्कैंडल्स, आंख बंद करके तुम पैसा चला रहे हो, मिस यूज कर रहे हो। स्कैंडल दुनिया भर का स्कैंडल है, 2G है ना, सत्यम घोटाला है, ये सभी चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। कई बार जानते हो ना सिविल सर्वेंट फंसता है करप्शन में। अभी भी देखो बहुत सारे सिविल सर्वेंट पे काम चल रहा है, एंड सो ऑन। मल्टीपल, समझ गए ना? सोशियो कल्चरल करप्शन हो गया, इकोनॉमिक करप्शन हो गया, पॉलिटिकल करप्शन हो गया, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन हो गया, बहुत दुनिया भर करप्शन हो सकता है। इसलिए क्या है, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है। मगर हाउ टू रिड्यूस, चैलेंजेस करप्शन का है, तो कैसे इसको रिड्यूस किया जाए, मेजर्स टू रिड्यूस। देखो चाणक्य का शब्द याद आ रहा है तुम लोग को, कौटिल्य का? हाँ, पूरा खत्म करना मुश्किल है, समझे ना, कम कर सकते। हाँ, मगर हम लोग ये नहीं सोचे, हम लोग को तो सोचना है कि पूरा खत्म ही हो, भले ही नहीं होगा, समझे ना। तो रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगा आपको, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना होगा आपको, बिहेवियर रिफॉर्म्स करना होगा अपने एम्प्लॉयज़ का, वही कोड ऑफ कंडक्ट सब लगा के, समझे। बिहेवियर रिफॉर्म्स करना होगा आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना होगा। बताओ कितना बार तो लोग बोला गया प्रकाश सिंह बादल का रिफॉर्म्स लगा दो, सेकेंड ARC का बहुत सारा रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर दो, नहीं। टेन्योर जो फिक्स है, टेन्योर जो SP सब का होता है उसको थोड़ा फिक्स करो, स्टेबल करो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने के, वही ब्यूरोक्रेटिव रिफॉर्म करने की जरूरत है। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, लेजिस्लेचर का भी बहुत सारा रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। जुडिशरी रिफॉर्म्स तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, देखते हो ना जुडिशरी में कितना प्रॉब्लम है स्टूडेंट, तो फिर एक्सेट्रा, ये सब रिफॉर्म्स करना पड़ेगा आपको। हाँ, रिफॉर्म करना होगा, और किसी तरह आप जो ये कहते हैं ना इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इंक्रीज करो, प्रोबिटी आपको इंक्रीज करना होगा। आप प्रोबिटी इंक्रीज करोगे तभी करप्शन खत्म होगा, समझ गए ना। जैसे ही प्रोबिटी स्ट्रांग होगा उस तरह करप्शन खत्म हो जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा। हाँ, अभी रुको, लिख लो इसको। तो इस तरह, अभी रुको, जब बोलेंगे तब बंद करना। अभी देखो ख़त्म कर दिए हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 22nd लेक्चर। याद करना, क्लास नंबर 5, आई रिपीट, क्लास नंबर 5 में मैंने केस स्टडीज़ के बारे में बताया है। जो बच्चे लोग यूट्यूब पे देखोगे तो इस बात को गौर से सुन लो। क्लास नंबर 5 में कैसे केस स्टडीज़ को सॉल्व किया जाए उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है ना। क्लास नंबर 5 को छोड़ के जितना भी लेक्चर हुआ है सब थ्योरी का हिस्सा है। और ये क्लास कौन सा क्लास था? क्लास नंबर 22। तो हम इसलिए कह सकते हैं स्टूडेंट 21 क्लास में, फर्स्ट क्लास में चर्चा हुआ था सिलेबस के ऊपर, जो कि बहुत लंबा वीडियो बना था, करेक्ट। और उसके बाद इफेक्टिवली कहोगे तो 20 क्लास में मैंने पूरा थ्योरी खत्म किया है, 20 क्लास में। और आने वाले समय में कोशिश रहेगा कि केस स्टडीज़ भी मैं वहाँ पे उपलब्ध करवाऊँ, ताकि जो बच्चे लोग बाद में फ्यूचर में देखेंगे उसको फ़ायदा हो सके। दैट्स इट, कंप्लीट।